अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद और मैं हूं ज़फर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है यूएन में पाक तुर्की को भारत का तमाचा। तो देखते हैं वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो देखते हैं। A country that has institutionalized the systemic persecution of its own minorities, where 19 churches were gutted and 89 Christian houses burnt down. A country that hosts and even celebrates UNSC-sanctioned terrorists. जिनके हाथ खुद बेगुनाहों के खून से सने हो, जो अपने लोगों को इंसाफ नहीं देता, जहां आवाज उठाने पर गला घोट दिया जाता है, वो पाकिस्तान अगर ह्यूमन राइट्स यानी मानवाधिकार की बात करे तो सिर्फ भारत ही नहीं, पूरी दुनिया उस पर हंसती है। लेकिन पाकिस्तान तो वो देश है जो खुद गटर में बैठकर भारत को दागदार साबित करने की कोशिशों में पिछले 75 ईयर्स से जुटा है। लेकिन हर बार वो इंटरनेशनल फोरम पर बेइज्जत होता है, हर बार उसकी थू-थू होती है, हर बार वो अपनी ही गंदगी के गटर में गोते लगाता है, लेकिन वो मानता नहीं है। एक बार फिर पाकिस्तान की बेइज्जती हो गई है। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलू। तो दोस्तों, इस बार पाकिस्तान की जो फजीहत हुई है ना, वो हुई है जिनेवा में, जहां पर ह्यूमन राइट्स काउंसिल का जो 55वां रेगुलर सेशन था वो चल रहा था, और वहां पर पाकिस्तान सरेआम बेइज्जत हो गया। भारत ने यूनाइटेड नेशंस के सामने पाकिस्तान को नंगा कर दिया। दुनिया के सामने न केवल उसे आईना दिखाया है, बल्कि ये बता दिया कि भारत के खिलाफ उसका प्रोपेगेंडा चलने वाला नहीं है। पाकिस्तान की एक बार फिर ऐसी तगड़ी बेइज्जती हुई कि उसका जिगरी दोस्त तुर्की भी उसके बचाव में सामने नहीं आ पाया। दोस्तों, कोई कितना बेशर्म, गलीज और बेहुदा हो सकता है, ये पाकिस्तान से सीखना चाहिए। पाकिस्तान अपने दोस्त तुर्की के साथ मिलकर भारत के खिलाफ इंटरनेशनल एजेंडा चलाने की कोशिश बार बार करता है, और हर बार उसे इसमें शिकस्त मिलती है। 2023 की ही तरह इस साल भी पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशंस में कश्मीर का राज छेड़ दिया। इसकी शुरुआत की पाकिस्तानी फॉरेन सेक्रेटरी मोहम्मद साइरस सज्जाद काजी ने। पाकिस्तान को दुनिया में ह्यूमन राइट्स का सबसे बड़ा पैरोकार बताते हुए साइरस काजी ने भारत पर जम्मू कश्मीर में जुल्म करने का आरोप लगाया। In illegally occupied Jammu and Kashmir, India's settler colonial project continues in full swing in breach of the UN Charter, Security Council resolutions and international law. It is a serious travesty of justice that India's unlawful actions of 5th August 2019 were rubber stamped by its Supreme Court in December last year. एक्चुअली हुआ ये कि पाकिस्तान को 4 साल पहले जो मिर्ची लगी है, उसकी आग से वो आज भी झुलस रहा है। मिर्च वही है जिसका जिक्र पाकिस्तानी फॉरेन सेक्रेटरी मोहम्मद काजी ने अपने स्टेटमेंट में किया था। नहीं समझे? अरे दोस्तों, वो मिर्ची है 5 अगस्त 2019, वो दिन जिस दिन भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाने का ऐलान किया था। पाकिस्तान जम्मू कश्मीर को कब्जाने के लिए बहुत सारे प्रोपेगेंडा चलाता आया है, इसमें आर्टिकल 370 उसके लिए फायदेमंद साबित होता था। लेकिन जब से भारत सरकार ने आर्टिकल 370 को रिवोक किया, पाकिस्तान बिलबिला रहा है, मानो भारत ने उसकी पूंछ पर पैर न सिर्फ रखा हो बल्कि रगड़ दिया। और तभी वो बार बार इंटरनेशनल फोरम पर कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने को लेकर बयान दिया करता है। स्विट्जरलैंड की कैपिटल जिनेवा में यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल की 55वीं रेगुलर मीटिंग में दुनिया भर के देश जुटे थे। गाजा से लेकर यूक्रेन तक पर बात हो रही थी। भारत ने भी इसमें अपना पक्ष रखा, शांति, सद्भाव और मानवाधिकार की बात की। भारत ने बताया कि कैसे उसने मुश्किल समय में जरूरतमंद देशों की मदद की। India has been at the forefront of lending a helping hand when it is most needed. We demonstrated this during the COVID pandemic, also as first responders in disaster emergencies like in Turkey and Syria last year, and when Sri Lanka experienced a severe economic crisis. लेकिन जब पाकिस्तान की बारी आई तो उसने फिर वही उलटबाजी की जो पिछले कई सालों से करता आ रहा है। पाकिस्तान ने ह्यूमन राइट्स काउंसिल की इस बैठक में कश्मीर का मुद्दा उठाया।
कहा कि भारत तो जम्मू कश्मीर में बहुत जुल्म कर रहा है, लेकिन वो घूम फिर कर बात आर्टिकल 370 हटाने पर ही ले आया। राइट ऑफ रिप्लाई में पाकिस्तान का ये जवाब सुनिए। In continuation of its draconian measures in the occupied territory, the occupation regime has banned 6 political parties under the Unlawful Activities Prevention Act. और हैरानी नहीं हुई कि तुर्की ने भी इस प्रोपेगेंडा में उसका साथ दिया। तुर्की ने भी कश्मीर का मुद्दा उठाया, वहां ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के आरोप लगाए। लेकिन फिर क्या हुआ? फिर हुआ ये कि जब भारत ने इन आरोपों का जवाब देना शुरू किया तो पाकिस्तान और तुर्की दोनों के धागे खोल दिए। यूएनएचआरसी की 55वीं रेगुलर मीटिंग की इस तस्वीर को देखिए। पाकिस्तान और तुर्की दोनों एक साथ बैठे थे और दोनों ने एक ही मुद्दे पर बात की, कश्मीर पर। यूएनएचआरसी में भारत ने पाकिस्तान और तुर्की के आरोपों का जवाब देने के लिए राइट ऑफ रिप्लाई का इस्तेमाल किया। फर्स्ट सेक्रेटरी अनुपमा सिंह भारत की तरफ से उन्होंने बयान दिया और शुरुआत तुर्की के गाल पर तमाचा जड़ने से की। तुर्की को बताया कि कश्मीर भारत का है और वो इसमें अपनी टांग घुसेड़ने की कोशिश बिल्कुल भी ना करे। We regret the comment made by Turkey on a matter that is an internal affair of India and hope that it would refrain from making unsolicited comments on our internal matters in future. फिर बारी आई पाकिस्तान की। अनुपमा सिंह ने दुनिया के सामने पाकिस्तान के गुनाह गिनवाने शुरू कर दिए। याद दिलाया कि कैसे पाकिस्तान के जड़ावाला में चर्चों और क्रिश्चियंस के घरों को जला डाला गया था। यूएनएचआरसी की मीटिंग में पाकिस्तान के कपड़े उतरने शुरू हो चुके थे, लेकिन अभी भारत की बात पूरी नहीं हुई थी। अनुपमा सिंह ने बताया कि पाकिस्तान ग्लोबल टेररिस्ट का गढ़ है, एक ऐसा स्टेट है जो खुद अपने यहाँ की माइनॉरिटीज को सिक्योरिटी नहीं देता, एक ऐसा स्टेट है जो खुलेआम ह्यूमन राइट्स का वायलेशन करता है, एक ऐसा स्टेट है जो दुनिया के आगे कटोरा लेकर भीख मांग रहा है, जिसके अपने ही हाथ अपनों के खून से रंगे हैं। उसका भारत पर आरोप लगाना किसी जोक से कम नहीं है। It is deeply unfortunate for the Council's platform to have once again been misused to make patently false allegations against India. We are constrained to respond, but as we don't wish to similarly waste the Council's time, we will make only 3 points. 1. The entire Union territories of Jammu and Kashmir and Ladakh are an integral and inalienable part of India, and the constitutional measures taken by the Government of India to ensure socio-economic development and good governance in the Union Territory of Jammu and Kashmir are matters internal to India. Pakistan has no locus standi to pronounce on matters that are internal to India. 2. A country that has institutionalized the systemic persecution of its own minorities and has a truly abysmal human rights record, commenting on India, which is demonstrably making great strides in achieving economic progress and social justice, is not merely ironical but perverse. A glaring example was large-scale brutality perpetrated against minority Christian community in Jallianwala in Pakistan in August 2023, when 19 churches were gutted and 89 Christian houses burnt down. 3. A country that hosts and even celebrates UNC sanctioned terrorists. Mr. President, I'll conclude by only emphasizing that we cannot pay any further attention to a country that speaks while being soaked in red. The red of the bloodshed from the terrorism it sponsors around the world, the red of its debt-riddled national balance sheets, and the red of the shame its own people feel for their government having failed to serve their actual interests. भारत के इस जवाब के बाद तुर्की और पाकिस्तान दोनों की सारी हेकड़ी जो है वो निकल गई। सही बात। सारे प्रोपेगेंडा हवा हो गए। इंटरनेशनल फोरम पर भारत को बदनाम करने की जो साजिश थी वो एक बार फिर से नाकाम हो गई। पिछले साल भी तुर्की और पाकिस्तान ने ठीक ऐसी ही कोशिश की थी। तुर्की ने तो भूकंप में भारत की जो मदद भेजी थी भारत ने, उसका भी लिहाज नहीं किया था, और तब भी भारत ने उसी प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान और तुर्की दोनों पर ऐसा पलटवार किया था कि दोनों मुंह से बातें कर रहे थे। दोस्तों, आपको कुछ तस्वीरें दिखाता हूं जो पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स की क्या सिचुएशन है उसके सच को चीख चीख कर बताएंगे। ये तस्वीर देख रहे हैं आप, ये पाकिस्तान के खिलाफ प्रोटेस्ट की तस्वीर है। और जगह कौन सी है? पीछे जरा गौर से देखेंगे तो पता चलेगा कि ये जिनेवा में ठीक यूएन हेडक्वार्टर के बाहर की तस्वीर है। यूएन के हेडक्वार्टर के बाहर पाकिस्तान विरोधी प्रदर्शनों की लाइन लगी रहती है। कहीं बलोच प्रदर्शनकारी, कहीं सिंधी समुदाय के लोग, तो कहीं पश्तून बैनर पोस्टर लेकर पाकिस्तान की सच्चाई दुनिया को बताते रहते हैं। बताते हैं कि पाकिस्तान
कैसे उनके ह्यूमन राइट्स वायलेट कर रहा है। और ये कोई एक दिन की बात नहीं है। जिनेवा में आपको पाकिस्तान के खिलाफ प्रोटेस्ट करते लोग साल भर नजर आएंगे। तो जरा सोचिए, जिस देश के खिलाफ जिनेवा में ही आए दिन प्रोटेस्ट होते रहते हैं, वही देश उसी जगह पर अगर किसी दूसरे देश पर उंगली उठाएगा तो क्या उस पर दुनिया यकीन करेगी। दोस्तों, पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स वायलेशन की लिस्ट इतनी लंबी है कि ह्यूमन राइट्स काउंसिल, ह्यूमन राइट्स वॉच और एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसी जो संस्थाएं हैं, बड़ी संस्थाएं, वो भी उसका पूरा हिसाब किताब नहीं रख सकती। आपको पाकिस्तानी फॉरेन सेक्रेटरी के बयान और पाकिस्तान की असली सच्चाई से रूबरू करवाता हूं मैं। ह्यूमन राइट्स काउंसिल की बैठक में पाकिस्तान के फॉरेन सेक्रेटरी ने खूब डींगे हाँकी। The Council will always find Pakistan a staunch supporter in promoting universal respect for human rights. क्या कहा? ह्यूमन राइट्स का स्ट्रॉन्ग सपोर्टर। दोस्तों, पाकिस्तान ने भारत पर कश्मीर को लेकर आरोप लगाए, लेकिन दुनिया जानती है कि पाकिस्तान के कोने कोने में ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग क्यों सड़कों पर उतरे हुए हैं, ये तो पाकिस्तानी फॉरेन सेक्रेटरी ने नहीं बताया। गिलगित बाल्टिस्तान के जो लोग हैं वो क्यों भारत से दरवाजे खोलने की बात कर रहे हैं, ये भी बात काजी साहब की जुबान पर नहीं आई। अरे आएगी भी कैसे? मैंने कहा ना, डींगे मारना आसान है, लेकिन पाकिस्तानियों, इन डींगों से तुम्हारी असलियत नहीं छिप सकती। वहां सबूत चाहिए होते इंटरनेशनल फोरम पर। और अब मोहम्मद काजी की जरा दूसरी डींग भी सुन लीजिए। Our commitment to human rights is anchored in the vision of our founding fathers, shaped by our constitution and guided by the aspirations of our people. Our domestic human rights architecture is robust, with special emphasis on protection of women, children and minority rights. किन महिलाओं की बात कर रहे थे काजी साहब? उन बलोच महिलाओं की जो सालों से अपने लापता घरवालों की तलाश में बलूचिस्तान से चलकर इस्लामाबाद आई थी। उन बलोच महिलाओं की बात कर रहे हैं जिन्हें आपकी पुलिस ने लाठी डंडों से वेलकम किया था। उन बलोच महिलाओं की बात कर रहे हैं जिन्हें इस्लामाबाद में कंबल और खाना तक मुहाल कर दिया था आप लोगों ने। या लाहौर के उस महिला की बात कर रहे हैं जिसे अरबी टेक्स्ट वाली ड्रेस पर सिर तन से जुदा करने वाले थे आप लोग। और किस माइनॉरिटी की बात कर रहे हैं जिनके खिलाफ आपने नया एंटी ब्लशफेमी लॉ बनाया है? या सिंध के वो माइनॉरिटी हिंदू जिनकी बच्चियों को अगवा कर उन्हें मुसलमान बना दिया जाता है और जबरन किडनैप करने वाले से ही उनका निकाह करा दिया जाता है? या उस क्रिश्चियन माइनॉरिटी की बात कर रहे हैं जिनके सैकड़ों चर्च और घरों को अब तक आपने फूंक दिया है? और किस पॉलिटिकल फ्रीडम की बात कर रहे हैं आप? उस फ्रीडम की जिसमें कमिश्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि चुनाव में धांधली करवाई गई। 70-80 हजार की लीड से जीत रहे थे, हमने उनको हरवाया है और उनके ऊपर जाली मोहरे लगा के सबको हरवाया। मेरे साथ जाली मोहरे लग रही थी उस वक्त, आपने किसी से कहा कि सब कुछ हो रहा है, गलत हो रहा है, इसको रोका जाए। देखिए, मैं ये सारी इस गलतकारी की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रहा हूँ और साथ आपको बता रहा हूँ कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, जो चीफ जस्टिस है, वो भी इस काम में पूरे शरीक। कमिश्नर साहब, सब कुछ होता है, ये इतना सब कुछ हुआ, आखिर किसके कहने पर आप क्यों प्रेशर देते? किसने ऐसा किया? मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं है। मेरे बाप दादा भी अंग्रेजों के खिलाफ और सिखों के खिलाफ जंगें करते रहे, लड़ते रहे ये मुल्क बनाने के लिए। अब मैं इस मुल्क को तोड़ने का हिस्सा नहीं बन सकता। चीफ इलेक्शन कमीशन दबाव में ला रहा है कि ये करें सारे काम, लोग जीतों को आपने हराया, आपको नींद कैसे आती रही, किस तरह आपका जमीन जाग गया? सब कुछ मैं अपने मुल्क की करता रहूं, लेकिन आखिर पे मैंने जो इस मुल्क के पेट में छुरा घूंपा है, मुझे वो सोने नहीं देता। मैं ये सुकून की मौत मरना चाहता हूं। जो मैं जुल्म किया है, मुझे उसकी सजा मिलनी चाहिए और बाकी भी जुल्म में जो लोग शामिल हैं, पुलिस भी शामिल है, उनके नाम बताएंगे जो लोग या उसकी जिसके बाद इमरान खान की पार्टी IMF तक को चिट्ठी लिखकर फेयर इलेक्शन को लेकर सवाल उठा रही है। और आपको पाकिस्तान का वो प्रोपेगेंडा याद है 2017 में यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव मलिहा लोधी ने एक बच्ची का पैलेट गन से घायल चेहरे का फोटो दिखाया था और आरोप लगाया था ये लड़की भारत के कश्मीर की है और भारत कश्मीर में जुल्म कर रहा है। यह है वो तस्वीर, और जब भारत ने इसका जवाब दिया तो पाकिस्तान की पतलून उतर गई थी। एक्चुअली वो तस्वीर 2014 की थी। वो तस्वीर गाजा की 17 साल की एक बच्ची की थी। उस फोटो को अवार्ड विनर फोटोग्राफर हेडी लेविन ने खींची थी। भारत ने पाकिस्तान की ऐसी बकिया उधेड़ी थी कि बस पूछिए मत। ऐसे और भी कई एग्जांपल्स हैं जब भारत ने पाकिस्तान का जो प्रोपेगेंडा है वो एक्सपोज किया है, लेकिन पाकिस्तान इतना गिरा हुआ, इतना बेशरम कि अपने यहाँ की सारी परेशानियों, सारी मुश्किलों और सारे खराब हालात से अपनी जनता का ध्यान भटकाने के लिए
कश्मीर का चूरन देता रहता है, कश्मीर का कार्ड खेलता रहता है, और पाकिस्तान की जाहिल जनता भी उसी में उलझी रहती है। यही वजह है कि भारत आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और पाकिस्तान दुनिया के सामने कटोरा लिए खड़ा है। और सुनो मैं पाकिस्तानी हूं, तुम्हारी औकात नहीं है कश्मीर लेने की, तुम चाहे जितना प्रोपेगेंडा कर लो, तुम्हारी औकात नहीं है। और ये मैं नहीं कहता, ये मैंने नहीं कहा, हम खुद पाकिस्तान के फेडरल ब्यूरो ऑफ रेवेन्यू के फॉर्मर चेयरमैन रहे हैं शब्बर जैदी, उनकी जुबानी सुनवाता हूं कि क्यों आपकी औकात नहीं है कश्मीर लेने की। सुनिए क्या वजह है डिसरेस्पेक्ट करने की। सर कश्मीर एक मामला है जो कश्मीर आपके हाथ से जा चुका है, भूल जाए कश्मीर को। कश्मीर लेना है तुम्हें, तुम लड़के ले लोगे, तुम क्या बातें करो यार। तुम ये कह रहे हो कि पाकिस्तानी फौज जाएगी और टैंकों में जाके श्रीनगर फतह कर लेगी, ये कह रहे हो तुम। आर यू सेंसेस? 3 दफा तुम ये हरकतें कर चुके हो, कारगिल में भी कर चुके हो हरकत, तुम्हें अभी भी अकल नहीं आई। सर वो कश्मीर पाकिस्तान की शहरक है, शहरक थी ना तुम्हारी, कट गई। ट्रेन चला दी है जम्मू से श्रीनगर, बानिहाल पास के थ्रू ट्रेन जा रही है। इमेजिन तुम किस दुनिया में बैठे हो। टाटा कंपनी का प्रॉफिट पाकिस्तान के जीडीपी से बराबर हो गया है, एक कंपनी का ज्यादा हो गया। चल पड़े हो, खाने को रोटी नहीं है, कश्मीर आजाद कराएंगे, क्या बातें करो यार। तो पाकिस्तानियों, एक कश्मीर का चूरन खाना बंद करो और काम धाम पर लगो। जो कशकोल लेकर तुम्हारा पीएम भागता फिरता है, उस कशकोल में तुम लोग भी कुछ डालो, समझे। और रही बात दोस्तों आप लोगों की, तो आप बताइए आज का एपिसोड कैसा लगा, और ये जो भिगो भिगो के मैंने पाकिस्तान की बजाई है, ये तरीका कैसा आपको लगा, जरूर कमेंट करके बताइए। बिल्कुल भाई मज़ा नहीं आया। नहीं ठीक है भाई, अलोक भाई ठीक है, ज़्यादा वो पर्सनल ले जाते हैं इन चीज़ों को, क्योंकि ये भाई मुद्दा एक ऊपर लेवल का है, तो वो गुस्सा कर जाते हैं इन चीज़ों को लेकर। लेकिन ये कि एक आए ना, जो एक वाकई जो इंडियन ने एक जवाब दिया है ना, एक वो सिर्फ एक बात बोल देते, बाकी कुछ नहीं बोलते, क्योंकि वहाँ पर सारे क्रिश्चियन सारे बैठे हुए थे कि इन्होंने जो वो जड़ा वाले में एक जो एक चर्च जलाया है, वहाँ पर इतने लोगों को मार दिया है, आप इसका सिर्फ जवाब दे दें तो यकीन माने उनके पास ना टर्की के पास ना इधर पाकिस्तान के पास कोई जवाब नहीं होना था। बाकी तो बातें करने की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि इन्होंने वो मानी नहीं। लेकिन ये तो इसकी वीडियोस हर चीज़ की वीडियो प्रूफ है, लेकिन ये मानते नहीं, बस ये बोल देते। और कैसे यार एक प्राउड करके ऐसे वो बैठ कर इतना सुकून से तहम्मुल से बोल रहे हैं, उनको बंदा इधर पाकिस्तान से चीज़ें दिखाए कि इधर क्या हो रहा है, ना अभी इधर इलेक्शन हुए ना ऐसा कुछ, ना इधर से कोई चीज़ भी नहीं ठीक है, फिर आप जाकर कश्मीर का मुद्दा कभी पाकिस्तान का भी उठा दो कि भाई कोई चीज़ बहुत है कि ना एक गहरे मामले हैं जो कि मतलब के संभालने वाले हैं। अभी ना दरअसल एक हमारी जो पुलिसिया है ना, ये उस पर अभी भी अटके हुए हैं। अब देखो ना बहुत सी चीज़ें करने के लिए अब एक वही पुलिसी चल रही है कि हमने मतलब कि कश्मीर पर पॉलिटिक्स करनी है, हर चीज़ करनी है। अब देखो ना उधर का कश्मीर काफ़ी लोग एक डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, लोगों का भी अच्छा रुझान है, लेकिन इधर वाला जो एक दोनों साइड वाला ना तो मतलब कि एक पीओ के उधर जाएगा ना एक वो इधर आएगा, ये एक सालों ब साल ऐसे पॉलिटिक्स चलती जा रहेगी। लेकिन इधर मेन जो मुद्दा है ना सबसे बड़ा, वो एक यूएनए का और एक यूनाइटेड नेशन का है। ये एक मतलब के फजूल से अदारे हैं, ये बहुत एक मतलब ना अब एक्सपोज हो चुके हैं। इसमें जो भी बंदे बैठे हो ना पेंट शर्ट पार्ट के मतलब के पहन कर एक टाई वगैरह लगा कर, ये सब जीनोसाइड है। इनको मतलब के कोई लेना देना नहीं है कंट्री से कि कोई मरे जिए या एक मतलब कि ये बात होती है। अब सबसे जो बड़ा एक्सपोज हुआ है ना वो एक हुआ है ये इसराइल और एक फ़लस्तीन के मामले पर। अब जो इन्होंने मतलब कि अब देखो ना एक 3-4 दफ़ा एक सीज़ फायर की बात हुई है कि आप ना मतलब कि एक सीज़ फायर करें, जो एक बेकसूर उधर लोग मार रहे हैं या बच्चे मार रहे हैं, आप ज़रा उनका थोड़ा सा ना एक हया करें, अगर आपके अंदर शर्म जाए तो। ये मतलब कि जो एक टाई वगैरह बैठे हुए थे लगाकर बड़े बड़े जिन्होंने फैसले किए, तो इन्होंने कई दफ़ा रिजेक्ट किया कि बच्चे मरते हैं तो मरे, अगर कुछ होता है तो हमें कोई इससे लेना देना नहीं, हमने सीज फायर पर कभी वोटिंग नहीं करनी। ये अगर फजूल अदारा ना होता, चलो मान लेते हैं इन्होंने पाकिस्तान ने सब कुछ किया, ह्यूमन राइट्स इन्होंने किया, इन्होंने एक मतलब कि क्रिश्चियन के घर भी जलाए, इन्होंने बहुत ड्रामाबाजी किया है। ये उन पर कानून मतलब कि एक लाख लगाते क्यों नहीं, उन पर केस क्यों नहीं करते, इनके पास एक इकदार है। अब यूनाइटेड मतलब के नेशन यूएन ये सब अमेरिका के अदारे हैं और अमेरिका के हम पिट्ठू हैं। अब अमेरिका हम पर मतलब के इल्ज़ाम लगाएगा कि आप इसको कानून के
तहत ये चीज़ें करें, हम पर लगाए ना सैक्शन, लगाते क्यों ना, हर चीज़ नहीं करते यार। ये सब जीनोसाइड उधर बंदे बैठे हैं यूनाइटेड नेशन में और एक यूएन में, फजूल अदारा है जो कि आप मान सकते हैं, जो कंट्री गई गुजरी है उस पर ये सैक्शन लगाएंगे, ईरान पर सैक्शन लगा देंगे कि वो आपने मतलब कि एक कदम पर उठे ना, और किसी पर सैक्शन लगा दे। अब जो एक बड़ी पॉलिटिक्स होती है इधर, एक हमारी मतलब कि हमें नहीं मुद्दा चाहिए कश्मीर का, यकीन करें मेरे तो कान पाक गए सुन सुनकर, हमने कश्मीर लेना है क्योंकि कुछ भी नहीं करना, इन्होंने उन बेचारों को भी जलील करना है। अगर ले भी लेते हैं, मिसाल के तौर पर ले तो नहीं सकते, लेकिन अगर ले भी सकते हैं तो क्या इनके पास पुलिस या उनको देने के लिए, आटा तो हमारे पास है नहीं, मतलब कि लोग मार रहे हैं बेचारे, क्या करें। नहीं, शब्बर जैदी ने सही कहा कि आपकी जो शार है ना वो तो भाई काट गई, लिहाजा एक वो ट्रेन बड़ी ही अच्छी उन्होंने बात की है कि उन्होंने भाई ट्रेन चला दी है बनियाल से एक जम्मू तक, वो देखो आपको सारी आंखें खुल जाएंगी। मतलब ये कि आप हमें जो है ना इस चीज़ के ऊपर एक हाई लेवल के ऊपर खामोश होने की ज़रूरत है, जो कि आप हो चुके हैं। लेकिन भाई वहाँ पे जो लेडी बैठी थी उन्होंने सही एक नब्ज़ पकड़ी है। वो पहले तो वो उनके पास काफ़ी चीज़ें थी, मतलब जिस तरह है कि उन्होंने मंदिर डिमोलिश यहाँ पे की है पाकिस्तान के अंदर, एक मिनॉरिटीज़ को जो है ना वो एक तकरीबन 90-95% इन्होंने ख़त्म किया, ये चीज़ें तो उनके पास थी। लेकिन अब उनके हाथ जो क्रिश्चियन वाला मामला लगा है ना, ये एक हाईली लेवल का है। जब भी क्योंकि सेंटीमेंट क्रिएट करना कोई आसान काम नहीं होता है, वहाँ पे जब भी ये थोड़े हाइपर होने की कोशिश करेंगे उन्होंने ये मुद्दा उठाना है और साथ ही इन्होंने खामोश हो जाना, क्योंकि एक रियलिटी है, क्योंकि ये एक इनकी एक आदत है, एक इनकी पहचान है कि ये कोई एक इंसान नहीं है, ना ये कोई एक कंट्री है। इन्होंने भाई अपनी मर्ज़ी के मुताबिक सारी चीज़ें की, ये चंद एक मुल्लों के हाथ में इन्होंने चीज़ें रखी हुई हैं जो कि मतलब हमारे एक बड़े लेवल के ऊपर फैसले करते हैं, जिसको दिल किया उधर कर दिया, जिसको दिल किया जो है ना वो पीछे कर दिया, ये चीज़ें हो गई हैं। बाकी भाई वहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया है, और तुर्की को पता नहीं आप फिर क्या, हालांकि आप तो भाई कश्मीर के ऊपर बात करना बनता ही नहीं है, क्योंकि बात तुर्की का भाई तुर्की ऐसे चिल करता है, तुर्की को क्या है, तुर्की का क्या मामला है, मतलब कि वो किस मामले में जुड़ा हुआ है, कोई उसको लेना देना नहीं, कोई टेंशन नहीं, वो अपना मतलब कि ठीक ठाक एक डेवलपमेंट कंट्री में वो गिना जाता है, एक मतलब कि नेटो का वो मेंबर है, हर चीज़ तो उसके पास है, हमारे पास क्या है, क्या है मतलब कि जो हम एक हिट कर सके तुर्की को, अगर होता भी है कुछ तो उनके पास काफ़ी जुबाब है, उनके पास एक सहूलतें हैं, वो हर चीज़ कर रहे हैं, वो उनमें कैपेबिलिटी है अपनी कंट्री चलाने की। वो अगर एक बात मतलब कि हवा में छोड़ भी दे तो उससे क्या लेना देना, बनता जुड़ता वो बिल्कुल, वो तो साथ बैठे थे हमारे तो भाई खुद के बड़े मसले हैं। आपके सामने एक बलोचिस्तान है, बलोचिस्तान वाला सीन अभी जो इस्लामाबाद हुआ था वो आपको पता है, सिंध की सूरत हाल, KPK में आप वज़ीरिस्तान की बात करें, बड़े मसले मसाले, हमारी अपनी पाकिस्तान की, हमारे पंजाब की बात करें, पंजाब की बात ओवरऑल पूरे यार, जिससे आप इलेक्शन देख लें कि इलेक्शन पर इतना फ्रॉड हो गया, तो उससे बढ़कर आपको क्या चलती है। लेकिन जो ये UN और यूनाइटेड नेशन है ना, ये सबसे बड़ा फ्रॉड है। डॉक्टर S जयशंकर ने सही बोला था कि आपकी प्रॉब्लम होती है, हमारी कुछ नहीं होती, तो ये फ्रॉड है। अमेरिका की ये एक पॉलिसी है, मतलब कि उनके ही अदारे हैं, इधर कोई फैसला नहीं होता, कोई कुछ भी नहीं होता, चाहे आप लेके बैठे हो यार, इनको काम ही नहीं है, वो OIC के मेंबरों की तरह ये वेल है, मतलब कि एक फ्री का अदारा है। आप अभी देख ले, बहुत बड़ा है कि इनके साथ एक्सपोज हो चुका है, चाहे इंटरनेशनल लॉ में चले जाएं, यूनाइटेड नेशन में चले जाएं, UN में चले जाएं, ये फजूल और जीनोसाइड बंदे बैठे हैं, जंगी बंदे बैठे हैं, जंग को ये सपोर्ट करते हैं और लोगों की मतलब कि जितने मार सके ये इनका पीछे हाथ होता है, उस पर ये ऐसे करते हैं वोट। बाकी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।